सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ सांसें महंगी हो जाएं, पानी की कीमत सोने से ज़्यादा हो जाए और हमारी अर्थ एक ब्लू प्लैनेट से आग का गोला बन जाए। जी हाँ, और इन्हीं सब क्लाइमेट क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए और क्लाइमेट इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए हो रही है COP30 ऑफ UNFCCC। इस साल दुनिया के 197 देश एक ही स्टेज पर मिलने वाले हैं और ये होगा क्लाइमेट चेंज का वर्ल्ड कप। इसे होस्ट कर रहा है ब्राज़ील नवंबर 2025 में एंड इसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा इंक्रीजिंग क्लाइमेट फाइनेंस, सपोर्टिंग वल्नरेबल रीजन्स एंड फुलफिलिंग प्रीवियस प्रॉमिसेस। अगर हम ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता क्या है। ठीक है, देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें तो किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन की ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो सपोज करिए हम 4 लोग हैं, हम 4 लोग करप्शन पे एक मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम 4 लोग हैं, हमने करप्शन पे एक मीटिंग करी, हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या लॉज होने चाहिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, एक हमने इससे रिलेटेड कन्वेंशन फ्रेम किया एंड देन हमने इसकी नेक्स्ट मीटिंग की डेट रखी। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग की डेट रखी और कुछ हमने टारगेट्स भी इसमें लिए कि हम 1 साल में या 1 महीने में या 1 हफ्ते में इतने टारगेट्स अचीव करेंगे। तो ये जो हम लोग 4 लोग हैं, ये हम लोग पार्टीज़ हैं टू द कन्वेंशन ऑफ करप्शन। हम 4 लोगों ने करप्शन की बात की तो हम 4 लोग पार्टी हो गए करप्शन कॉन्फ्रेंस के या करप्शन कन्वेंशन के। इसी तरह से कोई भी अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, क्लाइमेट पे है, पोल्यूशन पे है, पॉवर्टी पे है, ओशंस पे है, तो उसमें जितने भी मेंबर उस डिस्कशन में शामिल होते हैं वो पार्टीज होते हैं उस कॉन्फ्रेंस, उस कन्वेंशन या उस एग्रीमेंट के। तो इसी तरह जो UNFCCC का कन्वेंशन है जिसके अंतर्गत COP30 हो रहा है, तो ये COP30 UNFCCC जो क्लाइमेट चेंज का एक प्रीमियर बॉडी है, क्लाइमेट चेंज इश्यूज को डिस्कस करता है, उसके रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये जो मेंबर्स हैं उसी के रिगार्डिंग गैदर हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। देखिए, बात है 1980 से 1919 की। ये उस टाइम का वार्मेस्ट डिकेड रहा है। हर आने वाले साल में जो टेम्परेचर था, जो हीट वेव्स थी, वो पिछले बीते हुए साल से ज़्यादा गर्म था। अंटार्कटिका के ऊपर नया नया ओजोन होल का डिस्कवरी हुआ था और अमेज़न रेन फॉरेस्ट आग की चपेट में जल रहा था। तब 1992 में एक समिट रखा गया जिसको बोलते हैं अर्थ रियो समिट। यहाँ से प्राइमरी 3 कन्वेंशन निकले। पहला था UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। ठीक है, ये 3 मेन कन्वेंशन उस अर्थ रियो समिट ऑफ 1992 से निकले थे और आज हम पढ़ रहे हैं UNFCCC कन्वेंशन। ठीक है, तो देखिए COP30 की अगर बात करें तो COP30 हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC में। ठीक है, ये एनुअली मिलती है और रिव्यू करती है क्लाइमेट एक्शंस को। इनके जो टारगेट्स होते हैं रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, इनके जो टारगेट्स होते हैं उसमें होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन का रिडक्शंस एंड प्रोजेक्ट सेटअप करना जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ सके कंट्रीज़ की, एंड मैनी अदर प्रोटोकॉल सच एज क्योटो प्रोटोकॉल एंड मैनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल बी रीडिंग इन डिस्कशन। आइए हम बात करते हैं कि हाउ COP वर्क्स। देखिए, तो हर साल जो UNFCCC COP है उसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। लास्ट ईयर ये अजरबैजान के पास थी, बागू में इसका समिट हुआ था। इस साल ये ब्राज़ील के पास है। तो हर साल एक कंट्री इस इवेंट को होस्ट करती है और जो होस्टिंग कंट्री है वही इसके एजेंडाज को सेट करती है कि इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हम किस रिगार्डिंग इसमें डिस्कशन करेंगे। ये जो प्रेसिडेंसी है, जो होस्ट कंट्री है, वो ये डिसाइड करती है। उसके बाद छोटी छोटी कमेटीज़ बनाई जाती हैं, वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं और नेगोशिएशंस होते हैं। इवन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के, उनको बुलाया जाता है और इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। फिर वहाँ से जो कंक्रीट डिस्कशन निकलता है, जो पॉइंट्स निकलते हैं, उनको एक एग्रीमेंट में बनाया जाता है और फिर फाइनल डे एक प्लीनरी ऑल पार्टी मीटिंग होता है जिसमें हाईएस्ट लेवल डेलीगेशन होता है। किसी के यहाँ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है तो वहाँ से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स उन मेंबर कंट्रीज़ के आते हैं और डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। पर
मेन यहाँ जानने वाली बात यह है कि यहाँ जो डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस पे होते हैं, मतलब सभी लोगों को एग्री होना चाहिए, और यही इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सबसे वीकेस्ट लिंक है, कंसेंसस। यहाँ वोटिंग नहीं होती, यहाँ रेजोल्यूशन पास नहीं होते, सबको सहमत होना पड़ेगा, और इसी वजह से यहाँ कोई कंक्रीट रिजल्ट, कोई डिस्कशंस नहीं निकल पाते हैं। यहाँ हम नेगोशिएट करते हैं न्यू रूल्स को, फंडिंग मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है, और ये रिव्यू करते हैं एनडीसीज को। एनडीसी क्या होते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर कंट्री एक फिक्स पीरियड में कितने कमिटमेंट हैं उसके। सपोज कि इंडिया ने 5 साल का पीरियड लिया, उसमें हम क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, सच एज हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करेंगे, एंड मैनी अदर सच थिंग्स, तो वो एनडीसी कहलाते हैं। तो ये जो कमेटी है ये एनडीसी को भी चेक करती है कि किसने कितने एनडीसी सबमिट किए थे और क्या उसने पूरे किए या उसमें कहाँ लैग आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ सीओपी। तो पहला हो गया रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इन क्लाइमेट एक्शन, सच एज एनडीसी के रिव्यू करते हैं ये लोग, ठीक है। निगोशिएट न्यू एग्रीमेंट्स, जैसे हर साल मीथेन प्लेजेस होती हैं, उसके बाद क्या डिकार्बनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एंड फेज आउट ऑफ पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्ट है जो यूएई में सीओपी 28 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यू एग्रीमेंट्स होते हैं। ये मोबिलाइज फाइनेंस कर, ये बात करते हैं कि हाउ टू मोबिलाइज फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट सोल्यूशन, ठीक है। ये बात करते हैं अनसॉल्व इश्यूज़ की। सबसे पहला एमिशन गैप। हम प्रॉमिस तो बहुत करते हैं कि क्या करेंगे, ये हमारे टारगेट्स हैं, ये कमिटमेंट है, पर कंप्लीट नहीं हो पाते। हमने पेरिस एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम इस सेंचुरी की एंड तक जो टेम्परेचर राइज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से, जब से हमने इंडस्ट्री सेटअप की है, उससे पहले जो टेम्परेचर था और जो सेंचुरी के लास्ट तक होगा, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम वार्म नहीं होने देंगे। पर रिपोर्ट्स कुछ और ही शो करती हैं। ये जो ट्रेंड है करंटली जो एनडीसी सबमिट किए हैं, इन सब कमिटमेंट के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है इस डिकेड के, इस सेंचुरी के अंत तक। अगर क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो इनसफिशिएंट फंडिंग है। अडाप्टेशन की बात करें तो वीक प्रोग्रेस है ऑन ग्लोबल अडाप्टेशन एफर्ट, कोई एफर्ट नहीं करना चाहता, जो एनडीसीज हैं उनको भी कोई कंप्लीट नहीं कर रहा। और अब बात करें अगर इम्प्लीमेंटेशन की, तो जो हमारे टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं कि हमें इस सेंचुरी के एंड तक टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, इससे ज़्यादा राइज ना हो, तो वो करंट सेट ऑफ एनडीसी से सफिशिएंट नहीं है, पूरे नहीं होंगे गोल्स, और हमें रिव्यू करना होगा इन एनडीसीज का। अब बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सीओपी। देखिए, इट इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब सब लोग साथ में आते हैं, एनजीओ आते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, तो आपस में पार्टिसिपेशन होता है और डिस्कस होता है कि कैसे हम आगे चल के इस चैलेंज को टैकल करने वाले हैं, ठीक है। ट्रैक्स ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट गोल्स। जो हमारे क्लाइमेट गोल्स हैं, जितना हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है, जितना कंटेन करके रखना है, और कंट्रीज़ की जो प्रोग्रेस है हम उसको ट्रैक करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग एंड स्मॉल डेवलपिंग नेशंस को, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को इन फाइनेंसिंग विद टेक्नोलॉजीज़। अब देखिए, बात करते हैं वाई सीओपी मैटर्स। कितने भी इश्यूज़ हों, कितने भी लिमिटेशंस हों, पर स्टिल दिस सीओपी ऑफ UNFCCC रिमेन्स द वर्ल्ड लीडिंग फोरम फॉर टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। अभी देखिए, ये प्रीमियर बॉडी है, जो डिसीजंस होते हैं बहुत हद तक एक इंटरनेशनल कवरेज होता है, लोग देखते हैं कि यहाँ क्या डिसीजन हो रहा है, कंट्रीज इसी पैटर्न पे अपनी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनको रीओरिएंट करते हैं। तो वाई सीओपी मैटर्स, क्यों हमें क्लाइमेट बचाना चाहिए? बिकॉज आइए जानते हैं। देखिए, अगर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ड्राउनिंग। एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। इंडोनेशिया एक कंट्री है, उसकी पहले कैपिटल थी जकार्ता, ठीक है। वेरियस रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि 2050 तक जकार्ता समुद्र में डूब जाएगी ड्यू टू सी लेवल राइज, एंड दिस सी लेवल राइज इज ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी न्यू कैपिटल नुसंतारा को चूज़ किया है और अभी इसको डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए, एक कैपिटल को डेवलप करने में बहुत ह्यूज फाइनेंसेस लगते हैं। वही फाइनेंस, वही कैपिटल जो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ हो सकता था, पॉवर्टी मिटाने के लिए यूज़ हो सकता था, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, हाई डेवलपमेंट इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता था या हो सकता था, अब उसी फाइनेंस, उसी पैसे को एक नई कैपिटल बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इट इज़ अ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस सर्ज की। देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ चुका है, ठीक है। परमाफ्रोस्ट हो, एक आपको चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूँ। 78 बिलियन टन्स ऑफ ग्लेशियर मेल्ट्स एवरी ईयर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज।
78 बिलियन टन्स ऑफ ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। आप अंटार्कटिका की शीट देखें, आइस शीट, आप ग्रीनलैंड की आइस शीट देखें, आप आर्कटिक की आइस शीट देखें, सब मेल्ट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं बहुत हजार्डस होने वाला है, क्योंकि ये रीजन को डिस्टेबलाइज करता है। वहाँ जो हिडन कार्बन है, वहाँ जो वायरसेस हिडन है उस आइस शीट के नीचे, वो कहीं ना कहीं उस आइस की पिघलने से वापस एक्टिव हो सकते हैं। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें तो हरिकेन्स बढ़ते जा रहे हैं, हीट वेव्स, फ्लड्स, दीज आर वेरी कॉमन फिनोमेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट एंड हेल्थ की। देखिए, जब हीट वेव आती है तो हेल्थ क्राइसिस साथ में लाती है। ठीक है, इट विल लीड टू इलनेस, डेथ, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ के लिए जो बहुत वल्नरेबल हैं, जो बहुत पुअर हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सच एज पुअर फिशरमैन कम्युनिटीज़ हैं जो कोस्टल स्टेट्स में, एंड मैनी सच पुअर कम्युनिटी जो सच एज मूसाहार कम्युनिटी है बिहार की, और जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है, चिल्ड्रंस हैं, ओल्ड हैं, विडोड हैं, एंड डिसेबल पर्सन है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज के। हम मिडिल क्लास में आज एसी अफोर्ड कर सकते हैं, पर हर आदमी नहीं कर सकता है अफोर्ड। तो दिस क्लाइमेट चेंज लीड्स टू इलनेस एंड डेथ, स्पेशली टू दोज वल्नरेबल सेक्शंस। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो इस सेंचुरी के एंड तक जीडीपी 24% डिक्लाइन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस सेंचुरी के एंड तक ऑलमोस्ट 24% to 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी विल डिक्लाइन जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी कितना हैवी इम्पैक्ट होने वाला है। और ये क्लाइमेट और ये जो जीडीपी रिड्यूस होगा, ये कहीं ना कहीं लाइफ की जो क्वालिटी है, लाइफ मैनेजमेंट है, चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल है, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। इट विल लीड टू क्लाइमेट माइग्रेशन, एंड दिस क्लाइमेट माइग्रेशन विल सीवियरली फ्यूल द क्लाइमेट क्राइसिस अमंग द पॉपुलेशंस। अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस देन 4% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस। पर आज मोस्ट ऑफ अफ्रीका की जो कोस्टल कंट्रीज हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, सोमालिया है, मोजम्बिक है, इनकी जो मेजर सिटीज़ हैं, दे आर ऑन वर्ज ऑफ ड्राउनिंग। ये कहीं ना कहीं सी लेवल राइज की वजह से डूब जाएंगी। और अगर हम कंट्रास्ट में बात करें, जो इसकी इंटीरियर कंट्रीज़ हैं, सूडान हो गया, कॉन्गो हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीम हीट वेव्स आ रही है, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, और फूड के लिए वॉर्स हो रही है। आप साउथ सूडान और सूडान का तो देख ही रहे होंगे। अच्छा, एक मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये जो UNFCCC में रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, कैसे क्या होगा, कितना इम्पैक्ट हुआ, ये 3 मेन ग्रुप करते हैं। पहला है वर्किंग ग्रुप 1। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो भी क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका एक साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है कि पहले टेम्परेचर इतना हुआ करता था, अब इतना हुआ, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पहले इतना था, अब इतना हो गया। तो बेसिकली ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका डाटा गैदर करता है और उसको रिपोर्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, वर्किंग ग्रुप 2 की बात करें तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट नेचर पे क्या होगा और ह्यूमन पे क्या होगा, ये उस बारे में बात करते हैं। और वर्किंग ग्रुप 3 की बात करें तो ये फोकस ऑन मिटिगेशन ऑफरिंग सोल्यूशंस टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जो भी उसका इम्पैक्ट हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, क्लाइमेट चेंज को कैसे अडॉप्ट किया जाए, ये वर्किंग ग्रुप 3 बताता है उसको क्या सोल्यूशंस होने चाहिए एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो ये असेसमेंट रिपोर्ट आती है इनकी हर 6 से 7 साल में। पहले वर्किंग ग्रुप 1 निकालता है अपनी रिपोर्ट, फिर सेकंड, थर्ड वर्किंग ग्रुप अपनी रिपोर्ट निकालता रहता है। अब हम बात करते हैं मेजर अचीवमेंट्स जो प्रीवियस COP की रही हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं COP 3 1997 में, जहाँ से क्योटो प्रोटोकॉल का ओरिजिन माना जाता है। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ पे बाइंडिंग टारगेट्स रखे गए थे कि आपको इतना एमिशन रिड्यूस करना है। फिर हम बात करते हैं COP 5 की, जिसमें मॉन्ट्रियल में हुई थी, और जो भी क्योटो प्रोटोकॉल में जो कमियां आ रही थी और जो उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, तो वो इस COP में मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था, उसको क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्रूव किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर जो इम्पोर्टेंट, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट COP की, COP 21 ऑफ 2015। देखिए, यहीं से पेरिस एग्रीमेंट आया था, जिसमें लिमिट है ना कि हमें इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है, इतना ही लिमिट हमें मिला है। तो ये डिसाइडेड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में। ठीक है, बात करते हैं COP 26 इन 2021। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये कमिट किया था कि जो उनके NDCs हैं उनको वो रीओरिएंट करेंगे, रीशेप करेंगे और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखेंगे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हुआ हमारा इसके बाद हुआ हमारा COP 27 2022 में, जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड का बात किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड को स्टैब्लिश किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड बेसिकली उन लोगों के लिए था जो स्मॉलर कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ये लॉस एंड डैमेज फंड उनको
तो ये लॉस एंड डैमेज फंड उनको कंपेंसेट करेगा और वहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको स्टैब्लिश करने में उनकी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद हुआ था 2023 में COP28, ये हुआ था UAE में और यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया था। देखिए यहाँ लॉस एंड डैमेज फंड को COP27 में इसको बनाया गया था, लेकिन UAE में 2023 में इस फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया था और मिनिमम जो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो $700 मिलियन था। ठीक है, $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था इसमें। और फिर लास्ट ईयर हुआ था 2025 में, ये हुआ था COP29, ये हुआ था बाकू में, बाकू अजरबैजान। तो यहाँ पे बेसिकली एक नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल को अडॉप्ट किया गया। पहले जो था ना कि यूएस ने कहा था कि इस टाइम ये क्या था, पेरिस एग्रीमेंट में यूएस ने कहा था कि हम 2020 तक हर साल $100 बिलियन हम आपको फाइनेंस देंगे ग्रीन एनर्जीज के लिए, नॉट ओनली यूरोप बट होल डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, पर अभी इसको रिओरेंट किया गया। उन्होंने बोला है यूरोप एंड अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं कि हम 2035 तक $300 बिलियन पर ईयर देंगे। अब देखते हैं, प्रीवियस जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो तो पूरे नहीं हुए, इस बार देखते हैं कितने पूरे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैलेंज फेस। देखिए बहुत अनइक्वल बर्डन है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके इंटरेस्ट अलग हैं, वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में सोच सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। पर अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें सच एज इंडिया, तो 1.5 बिलियन पीपल्स हैं इंडिया में और उनको फीड करना है। तो पहली प्रायोरिटी होगा कि लोगों का पेट भरा रहे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हमारी एनर्जी ग्रीन हो या हम पहले क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचें। तो प्रायोरिटीज़ देखिए दोनों कंट्रीज़ की अलग हैं। और सिमिलर ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में हैं एंड अदर साउथ एशियन नेशन है, सेम सबका यही सीन है। एक्शन गैप की बात करें तो देखिए कमिटमेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उन कमिटमेंट का, एक्चुअल जो प्रोमिसेस पूरे किए जाते हैं वो बहुत कम है। रिसोर्स नीड की बात करें तो सिंपल सी बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स क्रंच है और ग्लोबल कॉपरेशन इनसफिशिएंट है। अभी ट्रंप ने कहा है कि वो COP30 अटेंड नहीं करेंगे। एक सुपर पावर अमेरिका जो हाईली कंट्रीब्यूट करता था क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, क्लाइमेट फंड ने, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो इस लॉस एंड डैमेज फंड में आगे और भी फाइनेंस करता रहेगा, वो कंट्री अब पीछे हट गया है इस COP से। तो आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं, ये नॉन सीरियसनेस समझ सकते हैं ट्रंप सरकार की। अब हम बात करते हैं इंडियाज रोल इन COP। देखिए इंडिया केम विद फ्लाइंग कलर्स। इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रीन क्लाइमेट के लिए काम किया है, बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और हमारा टारगेट है कि जो 50% एनर्जी प्रोडक्शन होगा हमारा 2030 तक, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, सच एज सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लाइफस्टाइल मूवमेंट लॉन्च किया था दैट इनकरेजेस पीपल टू लिव अ प्रो प्लैनेट लाइफ। सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना है, रिसाइकल पे बात करनी है, रिसाइकल करने हैं प्रोडक्ट्स को एंड उन्हें रीयूज़ करना है। ठीक है, इंडिया जो है वो बिलीव करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। देखिए इसका मतलब ये है कि ठीक है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमन है, क्लाइमेट चेंज सबके लिए इक्वल थ्रेट है, पर स्टिल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा कर लिया, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं उनकी फॉल्ट है जो इतना लार्ज स्केल पे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन इस हद तक बढ़ गया है आज कि टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं डेवलप वर्ल्ड को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी टुवर्ड्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड टैकलिंग दिस क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी अपने लिए एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखे हैं। हम 2030 तक 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस करने की हमारा प्लान है, हमारे कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें कमिटमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स तो कमिटमेंट कर ही रही हैं, साथ में हमें इंडिविजुअल कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। हमें देखिए प्रो प्लैनेट स्टेप्स, प्रो प्लैनेट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी होगी। बहुत छोटी सी दूर जाना है तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम बाइक से या पैदल चले जाएं या साइकिल से चले जाएं। जो हमारे पॉली बैग्स हैं कोशिश करें हम कपड़े के बैग यूज़ करें और बार बार उसको रीयूज़ करें। तो ये छोटे छोटे चेंजेस लाने से बहुत सारे क्लाइमेट इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, फिर पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है कि हर आदमी अपने लेवल पे जहाँ है वहाँ पार्टिसिपेट करे, कंट्रीज़ आपस में आए, पार्टिसिपेट करें, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करें। और सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है कि क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लोग देखते हैं कि पोल्यूशन है, क्लाइमेट क्राइसिस तो बहुत दूर की बात है, पोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि लोगों में इतना सिविक सेंस नहीं है कि वो कोई भी पॉली बैग लेते हैं, कोई भी कचरा लेते हैं और ड्रेन्स में, रिवर्स में डाल देते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें अवेयरनेस फैलाने की। और लास्ट है इफ़िशिएंसी एंड इनोवेशन। देखिए हमें इन्वेस्ट करना होगा ऐसी टेक्नोलॉजी में जो इफ़िशिएंट हो
और आगे ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन में या फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से ग्रीन एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी बनाने में हमें हेल्प करें। सो ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ना है, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कंट्री को, और एक साथ आकर वर्ल्ड लेवल पे एक साथ आके हमें लड़ना होगा, सो दैट वी कैन मेक दिस वर्क। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।